हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इतिहास के सिलेबस को समझना है ताकि हम लंबे समय तक इतिहास के हर एक चैप्टर को, हर एक तथ्य को अपने दिमाग में लंबे समय तक रख सकें। ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत के इतिहास को किस तरह से तीन कालखंडों में तोड़ करके पढ़ा। पहला कालखंड था प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, उसके बाद में दूसरा था अध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल था। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के बारे में पढ़ाया था। आज की वीडियो में दोस्तों अध ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अध ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। उसको हम लोग अध ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अध ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। जैसे हड़प्पा काल हमने एग्जाम्पल दिया था दोस्तों। हड़प्पा काल में क्या था कि हड़प्पा काल की जब खुदाई हुई तो उसमें क्या निकला, मृदभांड निकले, खोपड़ियाँ निकली, अस्थियाँ निकली। इस तरह की चीज़ को पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका मैंने कालक्रम क्या बताया था दोस्तों, इसका कालक्रम बताया था। हाँ, इसका कालक्रम पहले तो इसका कालक्रम छोड़ दीजिए। कालक्रम अज्ञात से कितना बताए थे हम, अध ऐतिहासिक काल को हमने फिर उस वीडियो में ही बताया था कि दो भागों में बांटते हैं। क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या बताए थे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना था, 2500 BC से 1500 BC। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम रहा वो 2500 BC से 1500 BC तक रहा। ठीक है दोस्तों, और कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व अवस्था थी वह 2550 से 1750 के बीच में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, या इसको कह सकते हैं 2350 से परिपक्व अवस्था हम यहाँ पर लिख दे दोस्तों। तो इसका कालखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2350 BC से 1750 BC तक। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि हड़प्पा काल अपने क्या बोलते हैं परिपक्व अवस्था में किस ईस्वी तक रहा, तो रहा कितने, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2350 से 1750 BC तक। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज की जो हमारी वर्तमान की सभ्यता है, जो भी सभ्यता है आज की वर्तमान की, इससे भी कहीं डेवलप थी। ठीक है दोस्तों, और डेवलप करने का मतलब कि इतनी विकसित थी कि कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, मतलब एकदम नगरीय थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से विशाल स्नानागार बनाए गए थे, अन्नागार बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कोई पूछेगा कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, वैसे मिस्र की भी सभ्यता थी, लेकिन सर्वप्रथम यही सभ्यता मिली, खोदने पर हमारे साक्ष्य मिले हमारे देश के भी, भारत देश के भी, तो ये प्रथम नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यह प्रथम सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, इसमें विशाल स्नानागार बनाए गए, अन्नागार बनाए गए, बहुत बड़े अन्न का भंडार रखने के लिए अन्नागार बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब समझते हैं वैदिक सभ्यता दोस्तों। ठीक है, वैदिक सभ्यता को हम लोग क्या करते हैं, इसका कालक्रम क्या है दोस्तों, हम इसका कालक्रम बांट सकते हैं क्या कि 1500 BC से 600 BC ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 BC से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इस वैदिक सभ्यता को भी हम लोग दो पार्टों में पढ़ते हैं, दो भाग में पार्ट करके पढ़ते हैं। कौन कौन दोस्तों, एक होता है ऋग वैदिक काल, ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या होता है दोस्तों,
उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसका कालक्रम देखें दोस्तों, इसका कालक्रम हो जाएगा आपका 1520 BC से 1000 BC। ठीक है, और इसका कालक्रम हम देखें दोस्तों तो इसका हो जाएगा 1000 से BC से 600 BC। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब वैदिक सभ्यता में ये दोनों अलग अलग क्यों पढ़े जाते हैं, वैदिक सभ्यता में दोनों एक ही है तो ये दोनों अलग अलग क्यों पढ़े जाते हैं दोस्तों। तो अलग अलग पढ़ने का तात्पर्य यह है कि वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। उस समय कृषि पशुपालन होता था लेकिन कृषि नहीं होती थी दोस्तों। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया। इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके भागों में, अलग अलग पार्ट में यानी भागों में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वेद की रचना हुई, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की क्यों रचना हुई, संस्कार कितने होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, गृह सूत्र क्या है, ये सब संस्कृत का जो श्लोक आया है कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो वेद आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना टोटके सब पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस युग में कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ, हवन कुंड का भी निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, हवन कुंड कहने का मतलब क्या कि आज के जो हम लोग पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें हवन कुंड बनाया जाता है, जैसे त्रिकोण का ऐसे होता है हवन कुंड, ऐसे हवन कुंड होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही अभी के परिवेश में, मॉडर्न आधुनिक युग में ऐसे ही हम लोग बना देते हैं हवन कुंड, और मैंने जितने आदमी बैठते हैं उसके अनुसार हम लोग बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऋग वैदिक काल में यह बताया गया है कि जो वेदिकाएं हैं, जो यज्ञ कुंड है, उसको ज्यामितीय आकृति से कैसे बनाए कि उसका फल हमें मिले। ठीक है दोस्तों, और वहीं से ज्यामितीय आकृति की शुरुआत हुई, ज्यामितीय गणित की शुरुआत हुई है ऋग वैदिक काल से ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या होता है कि कर्मकांड इतने बढ़ गए, यहाँ पर तो थोड़ा ठीक था लेकिन यहाँ पर कर्मकांड इतने बढ़ गए कि लोग अलग अलग वर्गों में बट गए दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वर्ण, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू हो गया। हमारा वर्ण कितना था दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव हो गया। वर्ण दोस्तों 4 प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के होते थे। पहला क्या था, ब्राह्मण, फिर से ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ये जो शूद्र और ये वैश्य दोस्तों। ठीक है, तो इस कालखंड में ब्राह्मण का इतना बोलबाला था कि इन सभी को, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का इतना बोलबाला, खासकर ब्राह्मण का इतना बोलबाला था कि इन दोनों को नीच और हीन दृष्टि देखा जाता था दोस्तों। इन दोनों को नगर के बाहर रखा जाता था, कोई समारोह में नहीं बुलाया जाता था दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, इसको चंडाल कह करके पुकारा जाता था। यानी इस कालखंड में ब्राह्मण का इतना बोलबाला हो गया कि अपने मंत्र तंत्र से कर्म कांड करने लगे। ठीक है दोस्तों, और इसी का प्रभाव निकला कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है ऐतिहासिक काल में। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इसलिए ही होता है ताकि इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्म कांड थे, जो कुरीतियाँ थी, उनको हटाने के लिए बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इतना समझ में हम लोग को आया। अब आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, मूव करते हैं। ऐतिहासिक काल हमने बताया था कि वह इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उसको पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अब ये सब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग भी 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भागों में पढ़ते हैं।
पहला भाग क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, जिसका कालक्रम 600 से 600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ठीक है, जब मुस्लिम धर्म का उदय होता है, यानी मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत पर प्रथम विदेशी मुस्लिम आक्रमण, ठीक है दोस्तों। और यहीं से शुरू होता है मुस्लिम का आक्रमण होना, मुस्लिम सल्तनत काल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका कालखंड है 712 से 1707, जब फर्रुखसियर की मृत्यु होती है। फर्रुखसियर 1707 में राजा बनता है, यानी उत्तर मुगल काल शुरू हो गया है। उत्तर मुगल काल कब से था, 1526 से 1857 तक। तो 1857 से पहले ही मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, ठीक है, औरंगजेब के बाद पतन होने लगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा कालखंड है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, इसका कालक्रम 1707 से 15 अगस्त 1947 तक, यानी आज़ादी तक, ठीक है दोस्तों। अब एक दोस्तों और बात बता दें हम कि ये दोनों का, यानी प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का, दोनों को हम प्लस कर दें तो दोनों का 25% प्लस 25%, दोनों को मिला दे तो 50% सिलेबस हो जाता है। यानी ये दोनों एक तरफ और ये अकेला एक तरफ 50% ले लेता है, 50% ले लेता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों से जितना प्रश्न नहीं आते हैं उतना ही ज़्यादा इससे प्रश्न आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। इसी में हम लोग पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में अगले क्लास में आधुनिक भारत के सिलेबस, आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस और उसी से पढ़ने प्रारंभ करेंगे। पहले सिलेबस बताएंगे और सिलेबस के आधार पर पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है उसमें, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, उसके बाद में उसके जो सिलेबस पाठ्यक्रम समझेंगे, उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।